जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम तो वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर के विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, उन्हीं को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनके 50 क्वेश्चनों की बात हम कर चुके थे। आज हम अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 51, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो वह कवि हैं खड़ी बोली में रचना करने वाले अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किए थे अमीर खुसरो जी ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है। अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों का उद्देश्य क्या है? यानी कि अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियाँ किस उद्देश्य से लिखे हैं? तो दोस्तों, उन्होंने मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देने के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध हैं। तो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथों की संख्या अधिक है, किंतु अब उपलब्ध नहीं है। 20 से 21 ग्रंथ ही अब उपलब्ध हैं और ये खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? जो शिलाओं में यानी कि पहले पत्थरों में लिखा जाता था, तो उसी की बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? तो वह कृति है वर्ण राउरवेल। राउरवेल शिलांकित कृति है। यह शिला में लिखी गई थी और यह गद्य पद्य दोनों में लिखी गई है। यह चंपू ग्रंथ भी है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिलांकित कृति राउरवेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। गद्य पद्य यानी कि उसमें गद्य भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है। तो यह प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन प्रसंग में हुई है। कहीं कहीं विषय भी पूछ लेता है, नायिका भी पूछ लेता है, इसके ध्यान में रखिएगा। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। तो राउरवेल के रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। राउरवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। राउरवेल से नखशिख वर्णन की जो परंपरा है हिंदी साहित्य में प्रारंभ होती है और आगे चल के पद्मावत और फिर आधुनिक काल में भी बहुत से नखशिख वर्णन हुए हैं। रीतिकाल तो इसके लिए जाना ही जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राउरवेल जो ग्रंथ है इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें से राजस्थानी प्रधान है।
महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इसमें शिलांकृत कृति है, गद्य पद्य मिश्रित यह एक चंपू काव्य है, यह हिंदी की प्राचीनतम कृति है। इसमें नक्शिक वर्णन किया गया है, इसकी नायिका राहुल है। तो इसे इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। और यह श्रृंगार परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है जिसमें नक्शिक वर्णन किया गया है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है, इसमें राजस्थानी की प्रधानता है। तो इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इस सेशन को हम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि आप जो क्वेश्चन होते हैं उसके विषय में तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ उस क्वेश्चन की व्याख्या में बहुत से ढेर सारे हमें तथ्य और मिल जाते हैं। आइए देखते हैं 55 क्वेश्चन। राउरबेल किस तरह की रचना है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि राउरबेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसमें व्याकरण के ग्रंथ के रूप में कौन सा प्रतिष्ठित है? तो वह ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। तो इसके रचयिता दामोदर शर्मा है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध हो जाता है कि हिंदी का व्याकरण भी लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्णन रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। तो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, इसका संपादन सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने के द्वारा किया गया है और यह बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। 57 क्वेश्चन देखते हैं। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, यानी कि यह कैसा ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति ग्रंथ कैसा है? उक्ति व्यक्ति ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसमें कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा के विषय में पूछा गया है। तो आदिकाल की जो भाषा है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखिए इसमें आदिकाल की भाषा ऑप्शन डी सही होगा। डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा थी। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उत्तर पे गलत दिया है। ब्रज जाकर के विशेष रूप से इसका प्रयोग भक्ति काल में होने लगता है ब्रज भाषा का, और रीतिकालीन जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य लगभग कह लीजिए कि पूरा साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ब्रज भाषा आदिकाल की भाषा नहीं है, डिंगल पिंगल आदिकाल की प्रमुख भाषा थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कह रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। वीर रस की जो रचनाएं होती थी उनमें डिंगल शैली का प्रयोग होता था, तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। कोमल भाव की जो अभिव्यंजना की जाती थी वो पिंगल शैली में की जाती थी। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, यानी जब वह डिंगल शैली का प्रयोग करता था। किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः
इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका, यानी डिंगल शैली का विस्तार नहीं हो सका है। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। इसमें ब्रज भाषा को सिद्ध करने का प्रयास किए हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ हमारे किस में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ पिंगल भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि रासो ग्रंथों में वीर रस भी है और श्रृंगार रस यानी कोमल भाव भी हैं। अगले देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है रासो साहित्य को, क्योंकि वह चारणों के द्वारा लिखा गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गिरियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिनके आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल कहा है, वह रचनाएं हैं। इनको ध्यान से देख लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी या किन रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसे आप देख लीजिए। ये 12 रचनाएं हैं। विजय पाल रासो, जिसका रचयिता है नल सिंह। हमीर रासो, जिसका रचयिता है सारंगधर। खुमाड़ा रासो, जिसके रचयिता हैं दलपति विजय। बीसलदेव रासो, जिसके रचयिता हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। और परमाल रासो, जिसके रचयिता हैं जगनीक। अन्य इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। 84 सिद्ध कौन है? तो सभी का उल्लेख तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। सरापा है, सबरपा है, लुइपा है, विरूपा है, डोम्बिपा है, कंडापा है, कुकिरपा आदि ये सिद्ध कवि हैं। आगे देखते हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता है, जिसे शिव संहिता कहते हैं। ठीक है, तो नाथ योगियों की ये ग्रंथ को आप ध्यान में रखिएगा कि इनके हठ योग से संबंधित जो ग्रंथ है वो घेरंड संहिता और शिव संहिता है। घेरंड संहिता और शिव संहिता ये हठ योग से संबंधित नाथ पंथियों के ग्रंथ हैं। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प, इनको ध्यान में रखिए। ये गुरु गोरखनाथ के रचनाएं हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। और इसमें गोरखनाथ की जो कृतियाँ हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्धों में इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें सारंगधर नहीं है, और जिन शब्दों के अंत में पा शब्द लगा हो
तो वो अधिकांशतः सभी कवि 84 सिद्धों में शामिल होते हैं। तो इनको इस प्रकार से पहचान में रखिएगा। तो विरूपा, कंडपा, कुकुरिपा ये सभी 84 सिद्धों में से हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल का जो साहित्य था वह किस प्रकार का था? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। जनजीवन से हट करके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। और भक्ति परक जो काव्य रचा गया, कृष्ण भक्ति परक, तो विशेष रूप से भक्ति काल में रचा गया और रीति काल में भी लिखा गया है। निर्गुण की उपासना तो आदिकाल में भी होती रही, परंतु प्रमुख रूप से भक्ति काल में हुई है संत कवियों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यानी कि जो वीर गाथा कालीन रासो काव्य हैं उनमें जो ये विषय दिए हुए हैं किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो वीर गाथा कालीन जो रासो काव्य हैं उनकी विशेषताओं के रूप में देखा गया है। आइए देखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कृष्ण लीला का प्रतिपादन वीर गाथा कालीन रासो काव्य में नहीं किया गया है, जबकि आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है। इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी है और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन भी किया गया है आदिकाल में रासो ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्या कहा है ग्रियर्सन ने? चारण काल कहा। आदिकाल का नामकरण ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अब इसमें नोट भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी कहा गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासो की जो शैली है वह गेयात्मक शैली है। बीसल देव रासो एक गीति काव्य है और इसको वीरगाथा काल में वीरगाथा परक ग्रंथों में आचार्य शुक्ल जी शामिल करते हैं, परंतु ये गेयात्मक काव्य है, ये गाया जाने वाला काव्य है। और इसमें आप जानते हैं कि राजमती नामक बिरहणी का वर्णन किया गया है। उसका पति जो है वह उड़ीसा चला जाता है, फिर वापस आता है और पत्नी को लिवा ले जाता है। तो यह एक गेय काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या दी है, इसको देख लेते हैं। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था। तो यह कैसा काव्य था? मूलतः गेय काव्य था। अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा, यानी कि गेय काव्य जैसे परंपरा के द्वारा गाया जाता था और इसी प्रकार से चला आ रहा था, यह लिखित नहीं था, तो इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आगे फिर कहते हैं, यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। इसमें प्रेम है, श्रृंगार है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती, इसकी जो नायिका है राजमती, और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। तो इसका नायक कौन है? वह नायक है बीसल देव तृतीय। इसे ध्यान में रखिएगा, बीसल देव तृतीय है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर के इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ।
बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। हिंदी काव्य में जो 12मासा का वर्णन किया गया है वह बीसल देव रासों में किया गया है, पूछा जा सकता है। और इसमें यह भी है कि हर 12मासा शुरू होते हैं आषाढ़ महीने से, परंतु इसमें शायद है कि जो कार्तिक मास होता है उससे इसमें 12मासा शुरू किया गया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, परंतु इसमें आषाढ़ मास से 12मासा का प्रारंभ नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसल देव रासों के रचयिता हैं। तो बीसल देव रासों के रचयिता अभी हमने देखा नरपति नाल हैं। आगे चलते हैं, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है, फिर वही क्वेश्चन है। तो इसके रचयिता जैसे कि हमने देखा नरपति नाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य अभी हमने देखा कि वह बीसल देव रासो है, जबकि पृथ्वीराज रासो इसमें श्रृंगार और वीर दोनों हैं। परमाल रासो वीरतापूर्ण काव्य है। और तो आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न हो करके श्रृंगार रस है। रासो काव्य तो है परंतु उसका जो विषय है, विषय वस्तु है, वह वीरता न हो करके श्रृंगार रस है। तो वह ग्रंथ है बीसल देव रासो। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था। तो जैसा कि आपने देखा बीसल देव रासो जो ग्रंथ है उसका वर्णन है यहाँ पर। तो राजमती से रूठ करके बीसल देव उड़ीसा गया था। ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बीसल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर के स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा, अब के जो इस समय ओडिशा राज्य है, वहाँ पर चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में किया गया है। तो इस काव्य के द्वारा जो चित्रण किया गया है, आदिकाल में भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श था। बीसल देव रासो में आपको देखने को मिलता है कि इसकी जो नायिका है, आप जब पढ़ेंगे इस ग्रंथ को, तो इसकी जो नायिका राजमती है वो कहती है कि मैं अगर किसी किसान की, किसी जाट की अगर स्त्री होती तो मेरा जीवन ज़्यादा सही रहता इस सामंती एक राजा की पत्नी होने से, क्योंकि मैं राजा की पत्नी होने की वजह से मैं ना तो अब अपने पति से मिलने जा सकती हूँ और ना अपने दुख व्यथा को किसी से कह सकती हूँ। तो इसमें आप स्त्री विमर्श देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो आल्हा खंड के नाम से जाना जाने वाला ग्रंथ है वह है जगनिक परमाल रासो। जगनिक का जो परमाल रासो है वह आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके विषय में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जगनिक ने परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। महोबा के वीर आल्हा और ऊदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। तो वह परमाल रासो प्रचलित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीरात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो आल्हा ऊदल
के जो वीरात्मक चरित्र है वह परमाल ग्रंथ में है, परमाल रासों में। तो उसके रचयिता हैं, जिसको आलाखंड कहते हैं, उसके रचयिता हैं जगनिक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलाखंड का दूसरा नाम, तो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो अभी हमने देखा जगनिक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? तो कवि जगनिक की रचना का नाम है आलाखंड या परमाल रासो। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासो के लेखक हैं। परमाल रासो के लेखक कौन हैं? तो अभी हमने देखा, इसके लेखक है जगनिक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो यह आलाखंड की है। ये आल्हा है, एक प्रकार से कह लीजिए यहाँ पर। हाँ, आल्हा है ये। ऑप्शन डी सही होगा। ये आलाखंड ये गाया भी जाता है, विशेष रूप से बरसात के मौसम में इसको लोग गाते हैं। 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। आइए इस पंक्ति की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? जो प्रबंध काव्य है वह वीर गाथा काल यानी आदिकाल का जो प्रबंध काव्य है या महाकाव्य कह लीजिए, उसका क्या नाम है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है जगनिक। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य मानते हैं तथा जगनिक को प्रथम महाकवि मानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय यानी कि खंड हैं तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो, जिसमें 7,000 छंद हैं द्वितीय संस्करण में। इन्हें ध्यान में रखिएगा, द्वितीय संस्करण में 7,000 हैं और पहले संस्करण में जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ है उसमें 16,306 हैं। और यह 1585 में लिखित एक प्रति के आधार पर इसको प्रकाशित कराया गया था। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, जो द्वितीय छंद है, द्वितीय जो इसका संस्करण है उसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। यहाँ पर ये संग्रहालय हैं, वहाँ पर इसकी प्रतियां द्वितीय संस्करण की सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण, जिसमें 3500 छंद हैं। तीसरे जो संस्करण है उसमें कितने छंद हैं? 3500 छंद हैं, जिसमें 19 समय हैं। पहले वाले में 69 थे और इसमें 19 हैं, 19 खंड हैं।
इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। तीसरे संस्करण की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वह बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है। चौथा जो संस्करण है सबसे छोटा संस्करण है। इसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको इन चौथे संस्करण को मूल मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। तो जो चंद्रबरदाई हैं या पृथ्वीराज रासों में जो भाषा प्रयुक्त है वह पिंगल भाषा है। इसे ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है या शैली उसकी क्या है, तो पिंगल शैली है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता, तो इसके नायक कौन है, पृथ्वीराज हैं, और उनकी प्रेमिका का क्या नाम है, संयोगिता, के परिणय तथा युद्ध का वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिषी, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में वो पारंगत थे चंद्रबरदाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, तो वही चंद्रबरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, तो वही हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रबरदाई किसके दरबार का कवि था, तो वह पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनके सामंत भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जबकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए का सेकंड होगा। बीसल देव रासो के रचयिता सेकंड होगा नरपतिनाल हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। खुमाड़ा रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। बीसल देव रासो के रचयिता नरपतिनाल हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। परमाल रासो के रचयिता जिसे आलाखंड कहा जाता है जगनीक हैं। और खुमाड़ा रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुमाड़ा रासो के रचयिता कौन है, तो जैसा कि अभी हमने देखा दलपति विजय हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में, तो जैन साहित्य उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य भी उपलब्ध है, नाथ साहित्य भी उपलब्ध है। इसमें सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। सिख साहित्य भक्ति काल में हमें मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसका समय सम्मत 1050 से लेकर के 1375 माना जाता है, आचार्य शुक्ल जी मानते हैं, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है। किन किन रूपों में मिलता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इसमें नहीं है। आदिकाल में सिख साहित्य नहीं लिखा गया, लौकिक काव्य भी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संमत 1050 से लेकर के 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर के विक्रमी संमत 1050 से लेकर के विक्रमी संमत 1375 तक मानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? इसमें वीर गाथा काल की कौन सी रचना नहीं है? तो वह वीर गाथा काल की भक्तमाल जो रचना है वह नहीं है। जबकि जय मयंक जसचंद्रिका आदिकाल की ही रचना है, विद्यापति की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, आदिकाल की रचना है। और आलाखंड यह जगनिक की रचना है, आदिकाल की रचना है। जबकि भक्तमाल ये नाभादास के द्वारा रचित भक्तिकालीन ग्रंथ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास भक्तिकाल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। इसे ध्यान में रखिएगा। भक्तमाल में 200 भक्तों का के चरित्र का वर्णन 316 छप्पयों में किया गया है। यानी कि एक एक छप्पे, दो छप्पे आए होंगे, डेढ़ छप्पे बस हो गए। इतना ही आए एक कवि के वर्णन करने में। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल का जो कवि नहीं है वह नाभादास नहीं, ये भक्तिकाल के कवि हैं, भक्तमाल के लिखने वाले हैं। जबकि चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपत विजय ये आदिकाल के रचनाकार हैं। की व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास भक्तिकाल के सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर के की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, तो ये भक्तमाल के विषय में, नाभादास के विषय में जो तथ्य थे उसे हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की कौन सी रचना है? तो विद्यापति की जो पदावली यह आदिकाल की रचना है। जबकि भ्रमर गीत सूरदास जी की भक्तिकाल की रचना है। सूरसागर भी सूरदास जी की ये भक्तिकाल की रचना है। और बीजक कबीरदास जी की रचना है, यह भक्तिकाल की रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीति भक्तिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। इसी को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये शुक्ल जी कहते हैं, राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी। ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट
रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। पदावली की भाषा। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति पताका कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसमें ऐतिहासिकता भी पाई जाती है कीर्तिलता में। इसकी भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा। ध्यान दीजिएगा। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति के यश का जो आधार है वह पदावली है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, विभागसार, वर्षकृत्य और गयापतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के जो पद हैं वह मैथिली भाषा में रचित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्यापति की वह कौन सी रचना है? वह रचना है कीर्ति पताका, जो अभी तक इनकी रचना प्रकाशित नहीं हुई है। तो यह विद्यापति की रचना है। तो दोस्तों ये थे आज हम 50 क्वेश्चन कराए। 50 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में कराए थे। या आदिकाल से संबंधित पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में अगले आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उसका इसी प्रकार से विश्लेषण करते हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा उनको हम देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लाभान्वित अवश्य होंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। जो कमियां हों उसे बताने का प्रयास करिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।